प्रिया फ्रॉम ब्राइंट एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया, मजे में एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर लॉ किस तरीके से बनाया जाता है, इंडिया के अंदर लॉ बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था कि एक बिल लाया जाता है। ये बिल क्या होता है? एक प्रपोजल होता है जिसके अंदर जो भी नया लॉ लेकर आने वाले होते हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। उसके बाद में इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। पार्लियामेंट में हमने देखा कि दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो वैसे तो ये बिल पहले किसी भी हाउस के अंदर भेजा जा सकता है, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि ये बिल जो है सबसे पहले लोकसभा के अंदर भेजा गया था। तो लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनके आगे इस बिल के अंदर जो भी मेन हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं वो रीड किए जाते हैं। उसके बाद में वो सभी मेंबर्स उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और फिर उसके ऊपर वोटिंग कराई जाती है। अगर मेजॉरिटी वोटिंग अगर रिजेक्ट हो जाती है, मतलब रिजेक्शन की तरफ जाती है, तो वो बिल क्या होता है? रिजेक्ट हो जाता है। और अगर मेजॉरिटी वोटिंग एक्सेप्टेंस की तरफ जाती है तो वो बिल आगे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा में भेजने के बाद में वापस से सेम प्रोसेस फॉलो किया जाता है। वो जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनके आगे इस बिल के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स और मेन हेडिंग्स होती है वो वापस रीड की जाती है। उसके बाद में वो सभी लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में उस बिल के ऊपर वोटिंग कराई जाती है। अगर राज्यसभा के मेंबर्स को कोई चेंजेस चाहिए होते हैं तो वो बिल वापस से कहाँ भेज दिया जाता है? लोकसभा में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर जो वो वोटिंग मेजॉरिटी वोटिंग एक्सेप्टेंस में चली जाती है तो ये बिल प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है, जिस पर प्रेसिडेंट अपनी मंजूरी दे देते हैं और वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। उसके बाद में उस एक्ट को ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है, जहां से ये पता चलता है कि ये जो नया लॉ है ये कब से एप्लीकेबल होगा। अब हमने इसमें एक चीज देखी कि अगर राज्यसभा को चेंजेस चाहिए होते हैं तो वो वापस से बिल लोकसभा में भेज देते हैं। तो क्या ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है? अगर ये प्रोसेस ऐसे ही 6 महीने तक चलता है तो प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि वो दोनों हाउसेस को एक साथ बुला सकते हैं, उनकी जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं और उन दोनों हाउसेस को एक ग्रुप बनाकर उस बिल के ऊपर क्या करवा सकते हैं? वोटिंग करवाकर उस बिल को एक्ट बनाने के ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में हमने कुछ स्पेशल प्रोसीजर देखे थे जो कि मनी बिल और फाइनेंस बिल से रिलेटेड थे। ये जो मनी बिल और फाइनेंस बिल होता है ये सबसे पहले लोकसभा में ही भेजा जाता है, उसके बाद में ये राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के मेंबर्स को अगर उसके अंदर कोई चेंजेस चाहिए होते हैं तो उनको ये जो बिल उनको रिसीव हुआ है उस डेट से 14 दिन के अंदर अंदर वापस लोकसभा में भेजना होता है। अगर वो 14 दिन के अंदर इस बिल को वापस लोकसभा में चेंजेस के लिए नहीं भेजते हैं और 14 दिन एक्सपायर हो जाते हैं तो वो उस बिल को डीम्ड एक्सेप्टेड मान लेते हैं और वो जो बिल है वो आगे पास होके एक्ट बन जाता है। अब लॉ बनाने की पावर दी गई है। लॉ कैसे बनता है? तो लॉ के अंदर अगर कोई चेंज करना हो तो उसकी पावर भी हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के अंदर बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास में लॉ के अंदर अमेंडमेंट करने की पावर है और उससे रिलेटेड उसके प्रोसीजर भी बताए गए हैं। उसके बाद में हमने आगे कंटिन्यू किया था कि हमारा जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ लॉ था कस्टम, जिसे हम यूजेस और ट्रेडिशन भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ये ट्रेडिशंस होते हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से लोग फॉलो करते आ रहे हैं, बिना किसी इंटरप्शन के फॉलो करते आ रहे हैं और लोग उसको अब एज ए अपना राइट समझते हैं कि वो ये कर सकते हैं। ये लॉ कहीं पे भी लिखे हुए नहीं होते, बस ये इसलिए आज लॉ मान लिए गए हैं क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से फॉलो किए जा रहे हैं बिना किसी इंटरप्शन के। तो ये थे कस्टम्स। उसके बाद में हमने बात करी थी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, मतलब जो हमारे हायर कोर्ट है, जो जजमेंट देते हैं, वो जजमेंट क्या बन जाते हैं? लॉ बन जाते हैं, जो कि जो भी हमारे लोअर कोर्ट्स है उन सबके ऊपर ये बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बेस बनाकर जो लोअर कोर्ट्स है वो अपना डिसीजन सुना सकते हैं, उन्हें एज अ लॉ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ तक हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस
कर चुके थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो लीगल सिस्टम आज चल रहा है ये किसके बेसिस पे चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जो लॉ बनाया जाएगा ये कौन बनाएगा? इंडिया के लोग खुद ही बनाएंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी तो लीगल सिस्टम चलता होगा, वो किस तरीके से चलता होगा? तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा लीगल सिस्टम है इंडिया का वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसे चलता था। तो आज जो हमारा सिस्टम चल रहा है, आज जो हमारा करंट पीरियड चल रहा है, ये किसके बेसिस पे चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चल रहा है, जिसे हम इंडियन लीगल पीरियड बोलते हैं। इंडियन लीगल पीरियड। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले यहाँ पर किसका राज हुआ करता था? यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, तो लॉ भी कौन बनाता था? ब्रिटिशर्स बनाते थे अपने हिसाब से। तो इस पीरियड को बोला गया था ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पर किसका राज हुआ करता था? मुगल्स का राज हुआ करता था। और मुगलों से पहले यहाँ पर राज करते थे हमारे जो राजा लोग हुए थे वो। तो मुगल्स जब आए थे तो मुगलों ने जो लॉ बनाए थे उस पीरियड को बोला गया मेडिवल पीरियड। उस पीरियड को बोला गया मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड। और जब राजा लोगों का यहाँ पर शासन चलता था तब लॉ कौन बनाते थे? राजा लोग बनाते थे। तो उस पीरियड को बोला गया एंशिएंट पीरियड। तो इस तरीके से इनको 4 पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसे हम वन बाय वन करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे हम एज एक स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ प्राचीन काल की बात है। कितनी प्राचीन है? 1500 ईयर्स अगो। मतलब 1500 साल पहले की बात है। 1500 साल पुरानी बात है, जब फर्स्ट डिकेड की स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ से क्या हुआ था? फर्स्ट डिकेड की स्टार्टिंग हुई थी और तब यहाँ पर पहली बार ग्रिगोरियन कैलेंडर लाया गया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर लाया गया था। अब ये ग्रिगोरियन कैलेंडर क्यों लाया गया था? ये ग्रिगोरियन कैलेंडर इसलिए लाया गया था कि इससे पहले जो कैलेंडर चलता था उसका नाम था जूलियन कैलेंडर। तो उसके अंदर एक साल के अंदर कितने दिन होते थे? 365.25 डेज हुआ करते थे। तो जिसकी वजह से क्या होता था? टाइम के अंदर डिफरेंस आ जाता था। तो जो फेस्टिवल्स थे वो सीजन के अकॉर्डिंग मिसमैच होते थे, यहाँ पर मैच नहीं होता था। तो हर साल के हिसाब से, मतलब हर साल के हिसाब से 11 मिनट का डिफरेंस आता था, तो वो टाइम के साथ साथ बढ़ता चला गया था। तो उसी मिसमैच को देख के, उसी इनएक्यूरेसी को देखते हुए यहाँ पर ग्रिगोरियन कैलेंडर लाया गया था, जिसके अंदर जो आज भी फॉलो किया जा रहा है और काफी सारी कंट्रीज आज भी ग्रिगोरियन कैलेंडर ही फॉलो कर रही है, जिसके अंदर जो ईयर चलता है वो जनवरी टू दिसंबर चलता है और एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। तो जो आज हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जब हमारे फर्स्ट डिकेड की शुरुआत हुई थी तब ग्रिगोरियन कैलेंडर लाया गया था। तो ये जो शुरुआत हुई थी कि यहाँ इस टाइम पे लॉ कैसे चलता था, तो इस टाइम पे लॉ सबके लिए सेम नहीं होता था, डिफरेंट डिफरेंट होता था। और जैसे अभी हमारे स्टेट्स डिवाइडेड है तो गवर्नमेंट भी डिवाइडेड है, तो पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। जो हमारा इंडिया था जिसे हम पहले क्या बोला जाता था? अखंड भारत बोला जाता था। और इंडिया डिवाइडेड था इस तरीके से कि दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, और उसके अंदर छोटे छोटे प्रांत डिवाइडेड थे। उन प्रांतों में अलग अलग राजा हुआ करते थे जो अपने टेरिटरी के हिसाब से जितना एरिया उनके राज्य में आता था उस राज्य के लिए लॉ वही राजा बनाते थे। जैसे ही टेरिटरी चेंज होती थी वैसे ही इमीडिएटली लॉ क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। तो यहाँ पर जो लॉ था वो डिफरेंट था सभी के लिए। जैसे कि जो व्यापारी होते थे
सैनिक होते थे, किसान होते थे, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स चलते थे। और उस टाइम पे जो लॉ हुआ करते थे वो लॉ रिटन नहीं होते थे। लॉ रिटन नहीं हुआ करता था। बस जो जस्टिस दिया जाता था वो किसके बेसिस पे दिया जाता था? धर्म के बेसिस पे जस्टिस किया जाता था। अब धर्म के बेसिस पे न्याय किस तरीके से होगा, धर्म किसको बोलेंगे, ये कहाँ से डिसाइड करते थे? उसके लिए ये राजा क्या करते थे, एक कुछ मेन टेक्स्ट फॉलो करते थे। इन मेन टेक्स्ट के अंदर क्या क्या आते हैं? हमारे वेद आते हैं, मनुस्मृति आती है, मनुस्मृति, उपनिषद, उपनिषद और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो ये जो कुछ मेन टेक्स्ट हुआ करते थे हमारे, आज भी है। तो इन्हें, इनके अंदर जो लिखा हुआ होता था उसको धर्म मानते हुए, इनको फॉलो करते हुए ये क्या करते थे, जस्टिस प्रोवाइड करते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे जो कोर्ट हुआ करते थे, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम पे जो कोर्ट हुआ करते थे वो किस तरीके से डिवाइडेड थे? वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड थे। जो फैमिली कोर्ट हुआ करते थे, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर्ट का नाम और उनका मीनिंग। तो जो फैमिली कोर्ट हुआ करते थे, फैमिली कोर्ट हुआ करते थे, इनको बोला जाता था कुल। ट्रेड और प्रोफेशन से रिलेटेड जो कोर्ट हुआ करते थे, ट्रेड और प्रोफेशन से रिलेटेड जो कोर्ट होते थे उन्हें बोला जाता था श्रेणी। जो विलेज असेंबलीज होती थी जिन्हें हम पंचायत बोलते हैं, विलेज असेंबलीज को बोला जाता था गणा। और जो कोर्ट किंग अपॉइंट करता था, मतलब जो राजा कोर्ट लगाता था ना, जिसे राजा ने घोषित कर दिया था कि ये जो है कोर्ट माने जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाएगा, तो उन कोर्ट को क्या बोला जाता था? उन कोर्ट को बोला जाता था अधिकृता। तो कोर्ट अपॉइंटेड बाय किंग, कोर्ट अपॉइंटेड बाय किंग, उसे बोला जाता था अधिकृता। जो राजा का दरबार होता था, मतलब जो राजा का कोर्ट होता था, किंग कोर्ट, इसे बोला जाता था ससीता। मतलब ये सबसे हायर कोर्ट होता था, और जो खुद राजा होता था उस राजा को बोला जाता था नृपा। तो इस तरीके से एंशियंट पीरियड के अंदर जो हमारा लीगल सिस्टम है वो इस तरीके से चला करता था। इससे रिलेटेड अगर आपको, मतलब ये किस तरीके से यहाँ पे लॉ बनते थे, कैसे बनते थे, तो इस टाइम पे आपने कुछ पुराने सीरियल्स देखे होंगे, जैसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य आता था, चाणक्य आता था, या फिर अशोका आता था। तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि जो हमारे टेरिटरीज थी, भारत की जो टेरिटरीज थी वो किस तरीके से डिवाइडेड थी, और वहां पे जो रूलिंग होती थी राजाओं की, वो किस तरीके से होती थी, और जो लॉ था वो किस तरीके से, वहां पे लीगल सिस्टम किस तरीके से चलता था। तो इस तरीके से ये चल रहा था। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बाहरी लोगों का आना शुरू हो गया। तो ये जो टाइम था, ये कौन सा टाइम था? ये था करीबन 12th सेंचुरी। यहाँ से 12th सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी। 12th सेंचुरी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पे कुछ बाहरी लोग आने लगे थे। और वो किस पर्पज से आते थे कि यहाँ पे जो मंदिर वगैरह होते थे, यहाँ पे जो मतलब खजाना वगैरह होता था, उससे लूटने के मकसद से आते थे, लूटने के इरादे से आते थे। और धीरे धीरे वो लूटपाट की जगह यहाँ पर क्या करने लगे, यहाँ पे शासन करने के इरादे से आने लगे। मतलब वो लूटपाट करते थे, तो राजा लोग ऐसे उनकी टेरिटरी में लूटपाट हो रही है, मार धाड़ हो रही है, तो वो देखेंगे थोड़ी, तो वो भी क्या करते थे, उनसे युद्ध करते थे। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले मोहम्मद गौरी आया। यहाँ पे कौन आया? मोहम्मद गौरी। और इसने क्या किया, यहाँ पर इनका युद्ध हुआ था
पृथ्वीराज चौहान के साथ में, जिसे हम बैटल ऑफ तेहरान भी बोलते हैं। तेहरान का युद्ध हुआ था किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ था, इस बैटल में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर हरा दिया था और उसको हराने के बाद में यहाँ पर अपना सल्तनत जमा ली थी। इन्होंने यहाँ पे क्या कर ली थी? अपनी सल्तनत जमा ली थी। उसके बाद में यहाँ पर फिर एंट्री हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद में यहाँ पर एंट्री हुई कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आए और उसके बाद इनके साथ में यहाँ पर क्या हुआ? ये यहाँ पर सल्तनत पीरियड स्टार्ट हो गया था। उसी के साथ में यहाँ पे क्या हुआ? सल्तनत पीरियड स्टार्ट हो गया था और ये कौन थे? दिल्ली के फर्स्ट सुल्तान बने थे। फर्स्ट सुल्तान बने थे और इन्हीं के साथ में यहाँ पर क्या हुआ था? स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी। मतलब ये लोग क्या करते थे? ये लोग यहाँ के जो लोग हुआ करते थे उनको गुलाम बनाकर रखते थे। यहाँ से स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद में काफी टाइम तक ये स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर चली। फिर यहाँ पर वापस दोबारा से यहाँ पे किसकी एंट्री हुई? इब्राहिम लोदी की। इनके बाद में कौन आया? इब्राहिम लोदी। इसके बाद में यहाँ पे एंट्री हुई इब्राहिम लोदी की। फिर इनका जो बैटल है, मतलब इनके जो युद्ध है वो किसके साथ में हुए थे? इनके युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में हुए और इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया और यहाँ पर वापस से क्या स्टार्ट किया? यहाँ पे स्टैब्लिश करी इन्होंने लोधी डायनेस्टी। अब ये जब लोधी डायनेस्टी चल रही थी, इसी दौरान यहाँ पर एंट्री होती है किसकी? सबसे पहले यहाँ पर फिर कौन आए थे? यहाँ पे मुगलों का एम्पायर कैसे स्टार्ट हुआ था, अब ये स्टार्ट होने जा रहा है। तो इब्राहिम लोदी के बाद में यहाँ पर एंट्री हुई थी किसकी? जहीरुद्दीन बाबर की। जहीरुद्दीन बाबर। मतलब यहाँ पर जब बाबर इंडिया के अंदर आया था, जब बाबर भारत में आया था, तो यहाँ से क्या हुआ? मुगल पीरियड स्टार्ट होना चालू हो गया था। बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराया और फिर यहाँ पर अपना रूलिंग यहाँ पर अपनी स्टार्ट कर दी, जिसे हम मुगल एम्पायर भी बोलते हैं। जिसे हम मुगल एम्पायर भी बोलते हैं। अब जब बाबर का यहाँ पर शासन चल रहा था, तो इनने क्या करा? अपने इस्लामिक रूल को यहाँ पर अडॉप्ट, मतलब यहाँ पे क्या स्टार्ट कर दिया? यहाँ पर इस्लामिक रूल स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो रूल्स बनने लगे वो कौन बनाने लग गया था? यहाँ पर रूल्स बाबर अपने हिसाब से, इस्लामिक रूल के हिसाब से यहाँ पर लॉ बनाने लग गया था। जो लॉ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी मुगल एम्पायर में, वो किससे हुई थी? बाबर से हुई थी। उसके बाद में जो राजा है वो बदलते चले गए थे। बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में अकबर। तो इस तरीके से ये काफी टाइम तक चला था। मुगल एम्पायर का जो एंड हुआ था वो किससे हुआ था? मुगल एम्पायर का एंड हुआ था बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद से। बहादुर शाह जफर जो था, इसके बाद में जो मुगल एम्पायर का एंड हुआ था वो किससे हुआ था? बहादुर शाह जफर। जब इसकी डेथ हुई थी, इसके बाद से क्या हुआ था? ये जो मुगल पीरियड था, मुगल एम्पायर था, ये धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था और इसी टाइम पे जो मुगलों की जो रूलिंग थी, यहाँ पर मुगलों की जो ताकत थी वो कमजोर पड़ने लग गई थी। तो इस टाइम पे हमने दो चीजें देखी कि एक तो सल्तनत पीरियड चल रहा था और एक मुगल पीरियड चल रहा था। तो सल्तनत पीरियड जब चल रहा था, सल्तनत पीरियड जब चल रहा था, तो यहाँ पर लॉ किसके हिसाब से चलता था? सल्तनत पीरियड जब चल रहा था तो इसके अंदर जो लॉ चल रहा था वो किसके हिसाब से चल रहा था? वो चल रहा था, जो कोर्ट हुआ करते थे उन्हें बोलते थे दीवाने मजलिम।
दीवाने मजदूर। इसमें क्या होते थे, इसमें किस तरीके के डिस्प्यूट्स देखे जाते थे, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी इनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते थे वो यहाँ पर डील किए जाते थे। उसके बाद में सल्तनत पीरियड के बाद में यहाँ पर जब मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ, तो जो मुगल पीरियड स्टार्ट हुआ, ये इसके अंदर जो लॉ था वो किसके बेसिस पे चल रहा था, उसके अंदर लॉ चल रहा था इस्लामिक रूल के बेसिस पे, इस्लामिक रूल। तो इसके अंदर जो कोर्ट्स हुआ करते थे वो किस तरीके से, मतलब जो यहाँ पर हायर अथॉरिटीज होती थी वो कौन होते थे, काजी होते थे, मुफ्तीज होते थे, मुफ्ती, एंड जो कोर्ट हुआ करते थे उन्हें क्या बोलते थे, उन्हें बोलते थे शारद। तो यहाँ पे जो मुगल रूल चल रहा था, मुगल पीरियड के अंदर इस तरीके से लॉ फॉलो किया जाता था। यहाँ पे जो चीफ जज होते थे, उस टाइम पे जो चीफ जजेस होते थे मुगल पीरियड में, उन्हें कहा जाता था काजी उल कजर, काजी उल क्वाजत। जो मिलिट्री जज होते थे, मिलिट्री जजेस जो होते थे वो कौन होते थे, मिलिट्री जजेस को बोला जाता था काजी ए अक्सर, काजी ए अक्सर। यहाँ पे जो मिलिट्री जजेस का हिसाब किताब था वो आज के कोर्ट मार्शल जैसा हिसाब किताब था। और इसी के साथ में जैसे जो राजा लोग थे वो मेन टेक्स्ट फॉलो करते थे धर्म के बेसिस पे न्याय करने के लिए, जो वेद, मनुस्मृति, उपनिषद और अर्थशास्त्र हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो लॉ समझाने का काम होता था वो किसका होता था, लॉ समझाने का काम होता था मुफ्तीज का। जो काजी न्याय करते थे, जो काजी न्याय जस्टिस करते थे वो किसके बेसिस पे करते थे, मुफ्ती के बेसिस पे करते थे। जो इस्लामिक रूल हुआ करते थे वो कौन समझाता था, वो मुफ्ती समझाते थे। तो इस तरीके से ये मुगल पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, और खत्म कब हुआ था, बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद से। उसके बाद से क्या हुआ था, यहाँ पर जो मुगल मुगल थे उनकी ताकत यहाँ पर कमजोर होने लग गई थी। इसी के साथ में जो एरिया थे, जो टेरिटरीज थी, वो और भी छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइड होने लगी थी। तो उसी टाइम पे यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई थी। यहाँ पर ब्रिटिशर्स की एंट्री होने लगी थी। और ये जो ब्रिटिशर्स आए थे, ये ब्रिटिशर्स यहाँ पर किस पर्पज से आए थे, ये ट्रेड के पर्पज से आए थे। ब्रिटिशर्स इंडिया में किस पर्पज से आए थे, ट्रेड के पर्पज से आए थे। किस चीज का ट्रेड करना चाहते थे ये यहाँ पर ट्रेड करना चाहते थे स्पाइसेस का, सिल्क, कॉटन, सिल्क, कॉटन, इंडिगो। तो इन चीजों का ये यहाँ पर क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आए थे वो किसके थ्रू आए थे, ये लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। ठीक है। अब ये लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग कमजोर, मतलब देखा कि यहाँ पर लोग कमजोर है और इन्हें भड़का कर अपना काम जमाया जा सकता है। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना स्टार्ट किया। डिवाइड एंड रूल, ये लोगों को आपस में ही क्या करते थे, भिड़ा देते थे, उनको भड़का देते थे। तो वो आपस में ही लड़ लेते थे और इनके फेवर में हो जाते थे, और जो उनके अपने होते थे उनके अगेंस्ट में हो जाते थे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर डिवाइड एंड रूल गेम खेलना स्टार्ट किया। अब ये लोग यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, तो धीरे धीरे ट्रेड करते करते इन्होंने क्या करा, अपनी यहाँ पर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करना स्टार्ट करा।
इन्होंने अपनी यहाँ पर फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करना स्टार्ट करा, और ये सबसे पहले आए कहाँ से थे? सूरत, मद्रास और कलकत्ता से। सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता, यहाँ से ये आने लगे थे, और इन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करी थी वो सबसे पहले सूरत, मद्रास और कलकत्ता में ही की थी। अब धीरे धीरे जैसे ही इन्होंने ये डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना स्टार्ट किया, तो जो लोग थे वो पहले से ही, मतलब जो मुगल एम्पायर था वो पहले से ही कमजोर होता जा रहा था। अब धीरे धीरे यहाँ पर और ज्यादा चीजें खराब होने लगी, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब यहाँ पर रूल किया जा सकता है। फिर जो ब्रिटिशर्स थे ये धीरे धीरे और आने लगे, और इन्होंने यहाँ पर क्या करा, अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया, और आर्मी के अंदर जो इंडियंस थे उनको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे जो मुगल थे वो बिल्कुल खत्म होते चले गए थे, और यहाँ पर जो इंडियंस बचे थे उनके ऊपर अत्याचार करने काफी सारे स्टार्ट करे। फिर इनका जो पहला युद्ध हुआ था, वो हुआ था पलासी में, बैटल ऑफ पैलेसी। ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता के नवाब, जो कि कौन थे? सिराज उद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि जिनके लीडर कौन थे? रॉबर्ट क्लीव। इनके बीच में युद्ध हुआ, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बंगाल के नवाब को हरा दिया, और यहाँ पर उन्हें हराने के बाद में कलकत्ता में इनको क्या मिल गए? दीवानी राइट्स मिल गए। मतलब ये राइट्स क्या थे कि इनको पावर मिल गई कि ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और अपने हिसाब से अपने लोगों के लिए लॉ बना सकते हैं, सिस्टम बना सकते हैं। इसी के साथ में 1600 के अंदर एलिजाबेथ ने, इसी के साथ जो क्वीन एलिजाबेथ थी 1600 में, उन्होंने क्या करा? एक चार्टर यहाँ पर निकाल दिया। इस चार्टर के थ्रू क्या हुआ? इस चार्टर के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको राइट्स मिल गए थे कि वो अपने लोगों के लिए यहाँ पर लॉ बना सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। अब जैसे ही इनको यहाँ पर पावर मिली, तो इन्होंने क्या करा? जो एडमिनिस्ट्रेशन और रिवेन्यू से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर रूल्स बनाने स्टार्ट करे, और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, रिवेन्यू था, ये कौन संभालने लगे थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था। और इसी के साथ में इन्होंने एक नया लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने बदलाव किए थे। जैसे कि इन्होंने क्या बदलाव किए थे? 1726 के अंदर 1726 के अंदर इन्होंने मेयर कोर्ट बनाए। 1726 के अंदर इन्होंने मेयर कोर्ट स्टैब्लिश किए, मेयर कोर्ट यहाँ पर इन्होंने बनाए। ठीक, उसके बाद में 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग इन्होंने क्या करा? यहाँ पर अदालत सिस्टम को शुरू किया। यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा? अदालत सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट किया। उसके बाद में 1861 में इन्होंने क्या किया? हाई कोर्ट बनाए। हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ बनाए गए थे? हाई कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए थे, और उसके बाद में 1935 में इन्होंने क्या करा? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए, और उसी के साथ में इन्होंने यहाँ पर फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किए। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आए थे, इसके अंदर इंडियंस जो थे ना, उनके लिए तो कुछ भी बेनिफिशियल था ही नहीं। सारे लॉज
जो जितने भी ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे, अपने बेनिफिट के लिए ही बनाए थे। फिर इन्होंने कुछ और चेंजेस किए, जैसे कि पहले क्या होता था कि लॉ रिटन नहीं था। जो हमारे पुराने जो टेक्स्ट हुआ करते थे उनको ही ये लोग फॉलो करके क्या कर रहे थे, न्याय करते थे, जो राजा लोग हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने इन अनरिटन लॉज को क्या करना स्टार्ट किया, कोडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद में क्या इसको कोडिफाई किस तरीके से किया था, ये इंडियन पीनल कोड लेकर आए। इंडियन पीनल कोड लेकर आए, ये कब लेकर आए थे, 1860 में। उसके बाद में इन्होंने बनाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि पूरा किससे रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसके बाद में इन्होंने बनाया इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया, ये भी कब लाए थे, ये 1872 के अंदर ही लाए थे। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ था इसको और क्लियर बनाने के लिए इन्होंने दो अलग लॉ बना दिए। वो कौन से थे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में ये लेकर आए थे, और पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और जो पार्टनरशिप एक्ट होते थे ये किसका पार्ट हुआ करते थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करते थे। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से इसको हटा के क्या करा, इनके दो अलग अलग एक्ट बना दिए, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर भी कवर है। हम हमारे सिलेबस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ में ये जो लीगल सिस्टम था ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये इस तरीके से चलता था। अब जैसे जैसे इंडियंस को समझ में आया कि ये जो ब्रिटिशर्स लॉ बना रहे हैं, ब्रिटिशर्स जो रूल्स बना रहे हैं वो इंडियंस के फेवर में तो बिल्कुल ही नहीं है, और पूरा का पूरा कि किसके बेनिफिट में है, ये ब्रिटिशर्स के बेनिफिशियल के लिए ही बनाए जा रहे हैं। जिसके चलते अंग्रेज लोग जो है इंडियंस के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करते थे। तो बाद में जब इंडियंस को ये चीज समझ में आने लगी तो फिर यहाँ पर क्या होने लगे, काफी सारे आंदोलन होने लगे, क्रांतियां होने लगी। जो इंडियंस थे वो अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ने लगे थे। तो इसी के चलते क्या हुआ कि जो इंडियंस थे इनके दिमाग में आया कि हमें हमारी एक अपनी कंट्री चाहिए, जहां पर हमारे लॉ हमारे हिसाब से बन सके, हम लोग हमारे लॉ अपने हिसाब से बना सके, अपने बेनिफिट को देखते हुए बना सके, जिससे कि जो इंडियंस है उनके फेवर में ये लॉ हो। तो जो इनजस्टिस इंडियंस के साथ होता था उसे देखते हुए इंडियंस ने ये मांग रखी कि हम अपना लॉ खुद बनाएंगे, इंडिया का लॉ इंडिया के लोग खुद ही बनाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए फिर 1946 के अंदर इसके लिए 1946 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज बनाई गई थी जो लॉ बनाने का काम कर रहे थे, जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे इन्होंने फिर लॉ का ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया। लॉ का ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया और उसे बनाने में, उस ड्राफ्ट को बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। तो इसी दौरान क्या क्या चीजें हुई थी, इसी दौरान फिर 1947 के अंदर हमारा जो देश है वो आजाद हो गया था, इंडिपेंडेंस हमें मिल गई थी। और जो अंग्रेज थे उनकी जो ताकत थी, मतलब काफी सारे इससे पहले युद्ध वगैरह हुए थे, तो इससे क्या हुआ था
कि इससे क्या हुआ, जो अंग्रेजों की ताकत थी वो कमजोर पड़ने लग गई थी। अब अंग्रेज इतने भले तो थे नहीं कि शांति से चले जाते, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इन्होंने इस कंट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारा इंडिया बना और एक पाकिस्तान बना। तो इसी बीच में जो लॉ था वो ड्राफ्ट हो रहा था, और 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे अडॉप्ट कर लिया गया था। उसे अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जानते हैं। इस डे को हम किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। अब इस टाइम पे क्या हुआ, जब तक कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था 1949 तक, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था, अच्छा ठीक है, ये 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन ये एप्लीकेबल कब से हुआ था, ये एप्लीकेबल हुआ था 26 जनवरी 1950 से। मतलब कुछ प्रोविजंस तो 26 नवंबर से ही यहाँ पर एप्लीकेबल हो गए थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी प्रोविजंस है वो कब से एप्लीकेबल हुए थे, और 26 जनवरी 1950 से एप्लीकेबल हुए थे। इस डे को हम रिपब्लिक डे के नाम से भी जानते हैं। रिपब्लिक, इस दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, जब हमारा देश पूरी तरीके से आजाद हो चुका था। लेकिन अब जो 26 जनवरी 1950 से पहले तक क्या होता था कि जो भी इंडिया के अंदर केसेस होते थे, मतलब जो भी इंडिया के अंदर केसेस होते थे वो कहाँ पर लड़े जाते थे, इंग्लैंड के अंदर लड़े जाते थे। मतलब कोई भी अगर केस होता था तो वो कहाँ जाकर लड़ना पड़ता था, इंग्लैंड में जाकर लड़ना पड़ता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद में 1949 में ही क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन कब एप्लीकेबल हो गया था, कब अडॉप्ट कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, जिसके अंदर सबसे पहला जो काम किया था वो क्या किया गया था, ये जो प्रीवी काउंसिल चलता था, प्रीवी काउंसिल क्या था, प्रीवी काउंसिल था कि जो केसेस थे वो इंग्लैंड में जाके लड़े जाएंगे। तो ये जो प्रीवी काउंसिल था इसे हटा दिया गया था। abolition of Privy Council, Privy Council Jurisdiction Act 1949। ये एक एक्ट लाया गया था जिससे कि ये जो प्रीवी काउंसिल चलता था इसे हटा दिया गया था। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो भी केसेस, पहले ये था कि इंग्लैंड में जाके लड़े जाएंगे, अब वो कहाँ पे लड़े जाएंगे, इंडिया के अंदर ही लड़े जाएंगे, ठीक। और जो भी केसेस इंग्लैंड के अंदर पहले से पेंडिंग पड़े हुए थे वो सब भी कहाँ पर ट्रांसफर कर लिए गए थे, इंडिया के अंदर ही ट्रांसफर कर लिए गए थे। इंडिया ने अपना ही एक, फिर अब ये जो इंडिया के अंदर केसेस आ गए, अब ये लड़े कहाँ जाएंगे, कोर्ट तो चाहिएगा। तो 26 जन 1950 को ही यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया ने अपना हाईएस्ट कोर्ट स्टैब्लिश किया था, हाईएस्ट कोर्ट स्टैब्लिश किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। ये क्या है, एपेक्स कोर्ट है। इस यहाँ पे जो डिसीजन आ गया वो सबके लिए मान्य होगा, इससे ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। ये स्टैब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में। अब सुप्रीम कोर्ट जब स्टैब्लिश हुआ था तो यहाँ पर जो बेंच होती थी वो 8 जजेस की होती थी, 8 जजेस की होती थी, जिसमें 8 में से एक कौन होते थे, चीफ जस्टिस। एक तो होते हैं चीफ जस्टिस और बाकी के जो 7 होते हैं वो कौन होते हैं, जजेस होते हैं। इस तरीके के 8 जजेस की जो बेंच होती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, लॉ चेंज होता गया, लॉ क्या चेंज होता गया, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया तो यहाँ पर जो जजेस की नंबर है
जो जजेस का नंबर है वो इंक्रीज होके कितना हो गया 34। अब सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस है, जिसके अंदर एक जो है वो कौन है? चीफ जस्टिस और बाकी के जो है 33 वो कौन है? जजेस है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर जो लॉ है वो एस्टेब्लिश हुआ था। और आज के टाइम पे जो लॉ चल रहा है वो किसके बेसिस पे चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चल रहा है, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं। जो पूरा लीगल सिस्टम हमारा है करंटली वो किसके बेसिस पे चल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चल रहा है। और जो जस्टिस प्रोवाइड कराया जाता है वो किसके थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है? हमारे यहाँ पे जो कोर्ट एस्टेब्लिश है। जो छोटे केसेस होते हैं वो कहाँ पर डील किए जाते हैं? हमारे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वहां पे डील हो जाते हैं। उसके बाद में अगर वहां पे जो डिसीजन होता है उससे लोग सेटिस्फाई नहीं होते तो वो कहाँ अपील करते हैं? हाई कोर्ट में अपील कर लेते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो लास्ट कहाँ तक जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो आज के टाइम पे जो जस्टिस प्रोवाइड कराया जाता है वो किस तरीके से कराया जाता है? इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कराया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो लीगल सिस्टम है वो चल रहा था। और इस तरीके से किस तरीके से ये जो लीगल सिस्टम है वो इवॉल्व हुआ है ये हम आज पढ़ चुके हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है, भाई ये कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश हुआ था ये तो आज हमने देख लिया। अब ये जो कोर्ट का सिस्टम है ये किस तरीके से चलता है, जो हमारा न्याय प्रणाली है वो किस तरीके से चलती है, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।